देखिए नया सवेरा। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले। खरीफ फसलों पर लागत से 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य तय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों को ऋण पर मिलेगी ब्याज में छूट। केंद्र सरकार का रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने पर लगातार जोर। आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे को दी मंजूरी। वर्धा बल्लार शाह रेल लाइन और रतलाम से नागदा 4 लेन रेल लाइन को भी मिली मंजूरी। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। राज्यपाल के पास पहुंचे 10 विधायक, 44 विधायकों के समर्थन का किया दावा। इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस नीति का किया समर्थन। आसियान महासचिव ने कहा, आसियान और भारत सभी मुद्दों पर मिलकर करेंगे काम। ग्रीस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दिखाई एकजुटता। डोनाल्ड ट्रंप के आग से मत खेलो बयान से भड़का रूस। रूस ने ट्रंप की धमकी का दिया करारा जवाब। रूस ने दे डाली तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, यह निर्णय किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नाइजर सीड के एमएसपी में 820 प्रति क्विंटल की सबसे अधिक वृद्धि की गई है। इसके बाद रागी में 596, कपास में 589 और तिल में 579 की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर निर्धारित करने का वादा किया गया था। इस निर्णय से किसानों को उनकी लागत पर 50% से 63% तक का लाभ मिलने की उम्मीद है। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसके माध्यम से सरलता से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया हो जाता है। कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में।
7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH67, उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स, इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। बडवेल से नेल्लोर तक 4 लेन हाईवे, इसमें से कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड नया बनेगा और कुछ पोर्शन इसमें अपग्रेड होगा। 20 आउट ऑफ द 108 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3,653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। BOT बेसिस पे ये बनेगा और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, VCIC, HBIC और CBIC। इन तीनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेल यातायात को सुगम बनाने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। 41 किलोमीटर का है बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2,381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के 8, नेशनल पीपल्स पार्टी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक सहित कुल 10 विधायकों ने इम्फाल स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। विधायकों ने राज्यपाल को जनभावनाओं के अनुरूप एक लोकप्रिय सरकार के गठन की मंशा से अवगत कराया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक थोंगाम राधेश्याम सिंह ने दावा किया कि 60 सदस्यीय विधानसभा में 44 विधायक नई सरकार के गठन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने समर्थन कर रहे विधायकों की सूची साझा नहीं की और कहा कि अंतिम निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को संज्ञान में लिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। We are appealing to the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also gave in a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the ND MLAs, are very interested and very keen, for the sake of Manipur, to have a popular government installed, and we would want the support of the public also, because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of a government, we need the public also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन तक 4 राज्यों के दौरे पर होंगे। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सिक्किम के स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे
और पटना में रोड शो करेंगे। साथ ही कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में पटना एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला रखेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वो एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे। इस दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये नया टर्मिनल करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जो कि प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की ये रिपोर्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का नया टर्मिनल भवन बनकर पूरी तौर पर तैयार हो चुका है। एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए टर्मिनल भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पटना के लोकनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो पुराना भवन है, उस पुराने भवन में जगह की बहुत दिक्कत थी। मात्र 6000 मीटर जगह में उसे संचालित किया जा रहा था, लेकिन यह जो नया एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 65,000 मीटर जगह को एक्वायर किया गया है, जहां पर कि जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किल्लत नहीं होगी। जो पुराना एयरपोर्ट था, वहां सुविधाओं का बहुत अभाव था। मात्र 22 चेक इन काउंटर बनाए थे, जहां पर कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यह जो एक लंबी एक सीरीज आपको दिखाई पड़ रही है, ये संख्या काउंटर चेक इन जो है, ये कुल 64 काउंटर चेक इन बनाए गए हैं, जिस पर मुसाफिरों को टिकट बोर्डिंग पास लेने से लेकर सिक्योरिटी चेक इन के लिए जब वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वहाँ भी संख्या जो है वो बढ़ाकर 9 कर दी गई है। पहले पुराने एयरपोर्ट में मात्र 5 सिक्योरिटी चेक इन की व्यवस्था थी, 9 सिक्योरिटी चेक इन की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट जहां पर अभी हम खड़े हैं, यह 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है, जो सिर्फ पटना वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं। कैमरामैन कुमार जय के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में जा जाकर आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इन शिष्टमंडलों में शामिल सभी लोग दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल इटली की राजधानी रोम के दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सीनेट की विदेश मामलों और रक्षा समिति की अध्यक्ष स्टेफनिया क्रैक्सी के साथ बैठक की,
इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के एकजुट रुख और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सीनेटर क्रैक्सी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए सहयोग का प्रस्ताव रखा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के दौरे पर है। दल ने जकार्ता में इंडोनेशिया के उप विदेश मंत्री आरिफ हफाज अग्रोसेनो से मुलाकात की। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम होर्न से मुलाकात की। बैठक के दौरान महासचिव ने अंतर संसदीय संवाद और भारत आसियान सहयोग को बढ़ावा देने में भारतीय संसद की सक्रिय भूमिका की सराहना की। डॉक्टर काओ के साथ बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबले सहित सीमा पार अपराधों पर भी विचार विमर्श किया गया। ASEAN India, we have comprehensive security partnership, and their interest, of course, and the issue of transnational crime, how we can work together to address issues such as terrorism, to focus on counter-terrorism cooperation. I think it's clear that for us in ASEAN, we work closely not only among ourselves in terms of combating terrorism, but we work with our partners, including India, which is our comprehensive partner, to address various security issues, including this counter-terrorism matter. इससे पहले इंडोनेशिया में दल ने अंतर संसदीय सहयोग समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन फदलुल्लाह और इंडोनेशिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष मोहम्मद रफीकी से मुलाकात की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता के बारे में जागरूक किया। इंडोनेशियाई पक्ष ने कहा कि वो आतंकवाद की निंदा करते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत में विश्वास करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। इंडोनेशियाई पक्ष ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन का समर्थन किया है। We Indonesian government, since the beginning, we always put forward communication and also dialogue between any other countries, and we also mentioned regarding about the joint statement, so we can put forward dialogue and also communication. We also believe that we agreed on act of terrorism is something that we don't want in the world. डीएम की सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस के विदेश उपमंत्री टासोस चटजीवासिलियोऊ समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर किया। कनिमोझी ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों को मिलकर कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने एथेंस में ग्रीस की संसद के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान कनिमोझी ने बैठक को संबोधित करते हुए भारत में हाल ही में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक चुनौती है। भारत की सरजमी पर लगातार हो रहे हमलों के पीछे सीमा पार से संचालित आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जिन्हें पाकिस्तान में पनाह मिलती रही है। कनिमोझी ने कहा कि भारत की ओर से हमेशा संवाद और शांति का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार जवाब आतंकवाद के रूप में ही मिला। भारत के साथ एकजुटता दिखाने और आतंकवाद की निंदा करने को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस सरकार का आभार जताया। India will not negotiate with a government or terrorist groups. India has made it clear, and our Prime Minister has made it very clear that
Pakistan has to dismantle these terrorist outfits in their own soil, put an end to them, and then come to the negotiating table. If we want a future which is going to be safe for our children, and we want to create a peaceful and better world, we have to stop terrorism. सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने के उद्देश्य से भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के रियाद स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुएल एजाज खान ने बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भारतीय दूतावास में औपचारिक स्वागत किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और आवाजाही भी बाधित हुई। लोकल ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के साथ ही सड़कों पर जलभराव के चलते भारी ट्रैफिक भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंडियन प्रीमियर लीग के समापन समारोह में भारतीय सेनाओं के सम्मान देने के बीसीसीआई के कदम को भारतीय टीम के हेड कोच में बेहतर और सराहनीय बताया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि बीसीसीआई के द्वारा यह बहुत अच्छा कदम है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के समापन समारोह को भारतीय सशस्त्र बलों के नाम करने का फैसला किया है। 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का समापन होगा। समापन समारोह में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सशस्त्र बलों की तरफ से दिखाए गए शौर्य का सम्मान किया जाएगा। We normally used to criticize a lot to BCCI for a lot of things, but this is something which is unbelievable. This is something where I think BCCI has taken a great initiative from a point of view where the entire nation is one, and the entire nation has to salute the armed forces, what they do unconditionally. So I feel that with BCCI taking such an initiative, we got to give a lot of appreciation and a lot of credit to BCCI, and more importantly to our armed forces who've been unconditionally helping us, saving us, and protecting us. और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।